नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 7वीं कक्षा से 19वें पाठ आर्यभट्ट के प्रश्न उत्तर को बताऊंगी। और चलिए इसके शब्दार्थ को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इस पाठ को एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शब्दार्थ है अनुपम मतलब सुंदर, नक्षत्र मतलब तारा, उपग्रह मतलब ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, अपूर्व जिसके जैसा पहले न हुआ हो, अंतरिक्ष यानी आकाश, मिति माने माप, जैसे क्षेत्र मिति होता है उसी तरह ज्यामिति होता है, उसी तरह मिति का मतलब होता है माप। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, सतत मतलब लगातार, व्यास मतलब वृत्त से होकर परिधि के दो छोरों के बीच की दूरी, वृत्त से होकर दो छोरों के बीच की दूरी, इसको व्यास कहा जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ से। पाठ से है सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे। गलत है ये, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे। वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। नहीं, ये भी गलत है, पाटलिपुत्र के रहने वाले नहीं थे। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ये सही है। चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है। 15 दिन की अवधि जो होती है, हम लोग कहते हैं कि अभी पूर्णिमा है, अभी अमावस्या है, तो ये एक निश्चित अवधि होती है, तो ये सही है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। क्या है प्रश्न? आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोजें की? आर्यभट्ट को ज्योतिषी सम्राट कहा जाता है। वे एक महान गणितज्ञ एवं खगोलविद के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सी खोज की जो निम्नलिखित है। जैसे उन्होंने खोज करके कहा कि पृथ्वी जो है वो गोल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर अपनी अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। राशियां जो है वो 12 होती हैं, ये उन्होंने ही बताया। शून्य की उपयोगिता प्रमाणित की, शून्य को कैसे हम लोग उपयोग में लाएंगे उसकी उपयोगिता को बताया। उसके बाद है सूर्य, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा गया। सूर्य, चांद और नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते थे उनका नाम रवि मार्ग बताया उन्होंने। वृत्त की परिधि जानने का तरीका भी उन्होंने बताया। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है, ये भी उन्होंने ही बताया। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। पृथ्वी की जो छाया है वो जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण हो जाता है। और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा जो है वो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक बराबरी में होते हैं और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये उन्होंने ही बताया। आर्यभट्ट ने और क्या बताया? त्रिकोण की तीनों भुजाओं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं? तो जिस परंपरा को लोग बिना वैज्ञानिक प्रमाण के हमेशा मानते आ रहे हैं, वे परंपराएं भले ही वैज्ञानिक सम्मत नहीं हो, परंतु उसे ही मानना क्या होता है? अंधविश्वास होता है। उसके बाद है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था? तो आर्यभट्ट का मानना था कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण, तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद है आर्यभट्टीय किन विषयों पर लिखा ग्रंथ है? तो आर्यभट्टीय गणित और ज्योतिषी विज्ञान पर लिखा ग्रंथ है। उसके बाद है रवि मार्ग किसे कहते हैं? तो सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिस मार्ग से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा गया है। आगे चलिए देखते हैं लोग। आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष की थी।
अब है, क्या आप इसी तरह किसी अन्य वैज्ञानिक का परिचय लिख सकते हैं? यदि हाँ तो लिख कर शिक्षक या अन्य को दिखाएं। ये तो आप लोग किसी वैज्ञानिक के बारे में आप लोग को जानकारी हो तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को बताया है। मैं आज इसी तरह के वैज्ञानिक गैलीलियो का परिचय आपसे कराना चाहती हूँ। गैलीलियो को आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक या विज्ञान के पिता के रूप में संबोधित किया जाता है। वे खगोल विज्ञानी होने के साथ के अलावा एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकीविद और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गैलीलियो ने प्रकाश की गति नापने का प्रयास किया। उन्होंने दूरबीन में सुधार कर उसे अधिक शक्तिशाली तथा खगोलिक प्रेक्षणों के लिए उपयुक्त बनाया। खगोल जो होता है वो अंतरिक्ष विज्ञान होता है। अंतरिक्ष के आकाश के जो ग्रह होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, तो उन्होंने दूरबीन में सुधार करके उसको अधिक शक्तिशाली बनाया। तो वो एक महान खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ थे, भौतिकी विद थे और दार्शनिक भी थे। अब चलिए, अब व्याकरण है। विज्ञान जोड़ इक, वैज्ञानिक। इसी तरह इक प्रत्यय जोड़कर अन्य कुछ शब्दों का निर्माण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, मान लीजिए कि भला है, इसमें आई लगा दिया गया तो क्या हो गया? भलाई। उसे प्रत्यय कहा जाता है। जो भी कोई छोटा शब्द अगर लेते हैं, उसके अगर बाद कोई शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय। जो उसके बाद लगता है, किसी शब्दों के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला। ठीक है, तो जैसे अभी बताया आपको, भला में जोड़ दिए आई तो भलाई हो गया। तो इसी तरह तर्क में जोड़ दिए इक लगा करके, और हम लोग को बनाना है कुछ। तर्क में इक जोड़ दिए तो क्या हो गया? तार्किक। वर्ष में जोड़ दिए इक तो क्या हो गया? वार्षिक। भूगोल में जोड़ दिए इक तो क्या हो गया? भौगोलिक। शब्द में इक जोड़ दिए तो क्या हो गया? शाब्दिक। तो इसी तरह आप लोग भी खुद से भी कुछ बना सकते हैं इसमें। उसके बाद है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। उपग्रह, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उद्योग, उद्योग धंधे विकास के लिए जरूरी हैं। भौगोलिक, भूगोल भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराता है। नैतिक, ईमानदारी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पृथ्वी, पृथ्वी नारंगी के जैसी गोल है। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों को आ के उच्चारण में अंतर पर ध्यान देते हुए बोलिए। तो इसको कैसे बोलना है? ये है अनुभव, अनेक, आधुनिक, अनुपम, आकाश, आकार, अपितु, आर्यभट्ट, अनुसंधान। उम्मीद है कि आप लोग को ये पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा, और इसके अगले पाठ को मैं इसके अगले वीडियो में आप लोग को शेयर करूँगी। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा, इसको बनाइएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछिएगा। धन्यवाद।